नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 19 मार्च 2025 का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट है इस क्लास की पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ में प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो डिटेल एनालिसिस मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, डेली की डेली क्लास के बाद में इस क्लास की पीडीएफ लेना है। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ का आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि इस पीडीएफ को लेना कैसे है। इसके अलावा लगभग पिछले 6 महीनों से डेली आपको मेरी करंट अफेयर की क्लास मिल रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन क्लास नहीं मिलती। बाय द वे, अगर संडे को नहीं मिलती, संडे को तो अपना ऑफ रहता है। इसके अलावा अगर कभी कभार कोई छुट्टी हो जाती है तो उसकी अगले दिन क्लास हो जाती है एक साथ। तो रेगुलर आपको करंट अफेयर मिल रही है। कोई सा भी एग्जाम दे देना, यूपीएससी, सीएससी, स्टेट, पीसीएस, बैंक, रेलवे, टीचर का कोई सा भी एग्जाम दे देना, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए डेली की डेली आपको क्लास में जुड़ जाना है और इसकी पीडीएफ को ले लेना, ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पीडीएफ कैसे मिलेगी वो इस क्लास के अंत में मैं आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, चौथा वैश्विक खुफिया सम्मेलन ग्लोबल इंटेलिजेंस समिट कहाँ आयोजित किया गया। भाई ये चीज ध्यान रखनी है, चौथे क्रम का ये वैश्विक खुफिया सम्मेलन है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, सुनीता विलियम्स है, वो आज सुबह भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 3:30 बजे के लगभग वापस पृथ्वी पे आ गई है। भारतीय मूल की है, नासा से अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है। लगभग 1 साल होने जा रहा है, तो वापस लौट गई है। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। कल वाली करंट अफेयर में अपन इसके बारे में अच्छे से जानकारी भी लेंगे। चौथा वैश्विक खुफिया सम्मेलन ग्लोबल इंटेलिजेंस समिट कहाँ आयोजित किया गया, तो भाई नई दिल्ली के अंदर। जो चौथे क्रम का वैश्विक खुफिया सम्मेलन है उसका आयोजन इस बार भारत में हुआ है। भारत में कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के द्वारा आयोजित ये वैश्विक खुफिया और सुरक्षा प्रमुखों के सम्मेलन के रूप में ये चौथी मीटिंग थी, जिसके अंदर 28 से अधिक देशों के उच्च अधिकारी शामिल हुए थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कितने, 28 देशों के उच्च अधिकारी इसके अंदर शामिल हुए थे। ये जो सम्मेलन है, जो वैश्विक खुफिया सम्मेलन है, वो सबसे पहले पहली बार कब हुआ था, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। ये पहली बार हुई थी 2022 के अंदर। ज्यादा पुराना मैटर नहीं है, नया ही मैटर है। 2022 के अंदर ये पहली बार हुई थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये सम्मेलन अभी जो वार्षिक रायसीना डायलॉग होने वाला है, 2 दिन बाद में होने वाला है, उससे पहले ये हुई है, ठीक है। जो कि भू राजनीतिक और भू रणनीति पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी आज क्या होने वाली है, तो आज वार्षिक रायसीना का डायलॉग होने वाला है, उससे पहले ये वैश्विक खुफिया सम्मेलन हुआ है। चौथे क्रम का हुआ है, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। 28 देशों के प्रमुख उच्च अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। और पहली बार जो वैश्विक खुफिया सम्मेलन है वो कब हुआ था, तो ये पहली बार आयोजित हुआ था 2022 के अंदर। ये सारे फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको जिस तरीके से मैंने आपको बताए हैं वैसे आपको याद होना बहुत ही जरूरी है अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हो तो, ठीक है। अदरवाइज केवल टाइम पास ही करना है तो कोई इश्यू नहीं, कोई सा भी फैक्ट याद मत करना, बस केवल मजे से क्लास देख के निकल लेना। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियंस, जिसको एबीएसयू बोला जाता है, उसका 57वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। एक तो इसका क्रम ध्यान रखना, 57वां क्रम का है, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन का 57वां क्रम का वार्षिक सम्मेलन है। और उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, कोकराझार असम के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियंस का 57वां वार्षिक सम्मेलन है, वो कोकराझार असम के अंदर हुआ था। कोकराझार असम, ठीक है। ध्यान रखना, असम तो ध्यान रखना ही है, क्योंकि देखो असम में गुवाहाटी भी असम के अंदर है, तो असम नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन याद रखनी है। कोकराझार असम के अंदर हुआ था, ठीक है। वर्तमान में जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, 57वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित भी किया था, जहां उन्होंने बोडो शांति समझौते की सफलता पर विशेष प्रकाश डाला था। तो इसलिए भी एग्जाम के अंदर बोडो शांति सम्मेलन पूछा जा सकता है, बोडो शांति समझौता। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बोडो शांति समझौता हुआ कब था, 2020 के अंदर ये हुआ था। ये ईयर आपको याद होना चाहिए। बोडो शांति समझौता कब हुआ था, 2020 के अंदर। इस समझौते का उद्देश्य क्या था, असम के बोडो बहुल क्षेत्रों के अंदर, जहां पर बोडो जनजाति रहती है,
बोडो बहुल क्षेत्रों में विशेष रूप से बोडोलैंड प्रादेशिक प्रदेश जिसको अपन बोलते हैं, बीटीआर जिसको बोलते हैं, मीडिया में कई बार आता है ना बीटीआर, बीटीआर क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने के लिए बोडो शांति समझौता हुआ था 2022 के अंदर। और अभी कल ही केंद्रीय गृह मंत्री जी ने असम के कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियंस के 57वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, लोकेशंस आपको याद रखनी है। कोकराझार, कोकराझार कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। केंद्रीय गृह मंत्री वर्तमान में है कौन? तो अमित शाह है। उन्होंने ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियंस के किस क्रम के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया था? तो 57वें क्रम के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया था, जहां पर उन्होंने विशेष रूप से बोडो शांति समझौते की सफलता पर प्रकाश डाला था। उन्होंने बोला था कि 2020 के अंदर जो हमने बोडो शांति समझौता किया है वो बहुत ज़्यादा सफल रहा था। इसके अंदर जो जो हमने शर्तें रखी वो लोगों ने उनको फॉलो किया और आज हमारे यहाँ पर बोडोलैंड में शांति है। तो इसका उद्देश्य भी यही था, इस समझौते का, जो बोडो शांति समझौता 2020 के अंदर हुआ था, उसका उद्देश्य भी यही था कि असम के बोडो बहुल क्षेत्रों के अंदर विशेष रूप से, जिसको अपन बीटीआर बोलते हैं, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र बोलते हैं, उसमें शांति और स्थिरता लाने के लिए बोडो शांति समझौता 2020 के अंदर हुआ था। तो ध्यान रखना है ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियंस के बारे में, 57वें वार्षिक सम्मेलन के बारे में, बीटीआर क्षेत्र के बारे में, बोडो शांति समझौते की ईयर के बारे में। कोकराझार असम के अंदर किसने किया था? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। इसमें से कोई सा भी फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है, मैं पढ़ा दे रहा हूँ, एक चीज़ को 5 बार बोल देता हूँ, ठीक है? इससे आप किसी को शिकायत तो नहीं है ना? इससे एक्चुअल में होता क्या है कि मुझे पता है जब 20-25 मिनट की क्लास ले रहे हैं, सिंगल टाइम बोलूंगा तो 20 मिनट में हो जाएगी, 25 मिनट की चीज़, लेकिन ये 5 मिनट आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जब मैं चीज़ों को 3-4 बार बोलूंगा ना तो आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेगी, ठीक है? तो ये एक क्लास ही मत समझो इसको, मैं चीज़ें 3-4 बार जब अपन बोलेंगे ना तो आपको लंबे टाइम तक चीज़ें आपको याद रहेगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी पीडीएफ में सारी चीज़ें मिल ही जाएगी। कबड्डी विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा? भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आईएमपी लिख लेना। क्वेश्चन क्या है? कबड्डी विश्व कप 2025 है, उसका आयोजन किस देश के अंदर होगा? तो भाई इसका आयोजन इंग्लैंड में होगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। कबड्डी विश्व कप 2025 इंग्लैंड में शुरू होने वाला है, ठीक है? यह विश्व कबड्डी के द्वारा आयोजित कबड्डी का विश्व कप है और इसका ये दूसरा संस्करण है। ये विश्व कबड्डी इसका आयोजन करवाती है और ये कबड्डी विश्व कप 2025 ये इसका दूसरा संस्करण ही है, इससे पहले एक ही बार हुआ है। सेकंड एडिशन ये इंपॉर्टेंट है, भारत के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है? इससे पहले 2019 के अंदर मलेशिया में इसका आयोजन हुआ था। कब? ये भी आप लिख लो। पहला संस्करण 2019 मलेशिया। मलेशिया में आयोजित हुआ था, ये इतना आपको याद रखना है, ठीक है? पहले संस्करण में विजेता टीम कौन रही थी? तो भारत ही रही थी। पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब भारत ने जीता था, ठीक है? पहले संस्करण की विनिंग टीम लिख लो, मेल में भी भारत और फीमेल टीम में भी भारत। तो मुझे बताओ भारत की दृष्टि से ये कितना इंपॉर्टेंट है? पहली बार है कबड्डी विश्व कप एशिया के बाहर आयोजित हो रहा है, तो ये भी लिख लो आप। जितने फैक्ट लिखे हैं उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। सारी डिटेल मैंने इस क्वेश्चन की दे दी है। कबड्डी विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित हो रहा है? जो 2025 के अंदर जो आयोजन हो रहा है, सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये कबड्डी विश्व कप का दूसरा संस्करण है, जिसका आयोजन इंग्लैंड के अंदर हो रहा है। यानी इससे पहले एक संस्करण हो चुका है, उसके बारे में मैं ब्रीफ में बताऊं तो पहला संस्करण है वो 2019 के अंदर हुआ था, मलेशिया के अंदर आयोजन हुआ था। मलेशिया एशिया में आता है, ये आपको पता है। और उसके अंदर पुरुष टीम और महिला टीम दोनों के अंदर भारत विजयी रहा था। अब दूसरा हो रहा है तो दूसरे में भी उम्मीद है भारत विजयी रहेगा। पहली बार एशिया के बाहर आयोजित हो रहा है, इंग्लैंड देश एशिया में नहीं आता है। अब जल्दी से बताओ, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने अच्छे से पढ़ रखी है, जो इंग्लैंड देश है वो किस महाद्वीप के अंदर आता है? ठीक है, मैंने बता दिया मलेशिया एशिया में आता है। पहली बार एशिया के अंदर हुआ था, अब दूसरी बार कहाँ पर होता है ये आपको अच्छे से पता लगा लेना है कि ये जो इंग्लैंड है वो किस महाद्वीप के अंदर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस योजना का शुभारंभ किया है? भाई जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है सबसे पहले तो है कौन? ए रेवंत रेड्डी। कौन है? ए रेवंत रेड्डी। ए रेवंत रेड्डी कौन है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और उन्होंने राजीव युवा विकास योजना का शुभारंभ किया। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो राजीव युवा विकासम ही लिखा था, आप ये मत सोचना सर ने गलत टाइप कर दिया, केवल विकास ही विकासम ही लिखा था। तो राजीव युवा विकासम है। ये योजना किस राज्य में शुरू हुई? आपसे ऐसा पूछे तो आपको बता देना है तेलंगाना राज्य में शुरू हुई है, ठीक है। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, योजना किसके लिए है? क्या होगा इस योजना में ऐसा? तो ये योजना एससी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति, ओबीसी यानी जो पिछड़ा वर्ग है, और जो अल्पसंख्यक समुदाय है जो माइनॉरिटीज हैं, उनके युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए ऋण दिया जाएगा। यानी कोई अगर एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, माइनॉरिटीज समुदाय से आने वाला है, कोई युवा है उसके पास बेरोजगार नहीं है, वो खुद का रोजगार बनाए, स्वरोजगार वो जनरेट करे, उसके लिए उसको ऋण दिया जाएगा। इसमें पूरे राज्य के अंदर तेलंगाना राज्य में 5 लाख युवाओं को मदद मिलेगा इस योजना से। कितने? 5 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार उत्पन्न करने के अवसर दिए जाएंगे, अवसर पैदा किए जाएंगे राजीव युवा विकासम योजना के तहत, जो कि तेलंगाना राज्य के अंदर शुरू हो रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने इसका शुभारंभ किया है। और इसके अंदर होगा क्या? तो एससी, एसटी, ओबीसी और जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनके युवाओं को स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए कुछ ऋण दिया जाएगा, ठीक है। अब ऋण के अंदर अलग अलग छूट होगी, वो आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो तेलंगाना राज्य से अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसको पढ़ना है। अपने स्टेट जो पीसीएस का एग्जाम होता है, स्टेट के कोई एग्जाम होते हैं जिसमें स्टेट करंट अफेयर पूछा जाता है, तो उसको पढ़ना है, बाकी लोगों को नहीं पढ़ना है। उसमें मोटा मोटी चीज वही 2 चीजें याद रखनी है। कौन सी 2 चीजें? जो मैं आपको वापस बता देता हूँ भाई। राजीव युवा विकासम योजना है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हाल ही में शुरू की है, और मुख्यमंत्री कौन है वो मैंने आपको बता दिया है। इस योजना का मोटा मोटी ब्रीफ मैंने आपको बता दिया कि भाई इस योजना के अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र गिद्ध अभ्यारण्य जहां हाल ही में एक भारतीय लंबी चोंच वाला गिद्ध अपने बच्चों के साथ देखा गया था, कौन सा अभ्यारण्य है? भाई ये जो एक वो भारतीय लंबी चोंच वाला जो गिद्ध है ना, वो काफी सालों बाद दिखा है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर के अंदर, कि ये डॉल्फिन कहाँ पर दिखी, ये नीला कबूतर कहाँ पर दिखा, पीला कबूतर कहाँ दिखा। ये स्टैटिक्स के अंदर, स्टैटिक्स के क्वेश्चन है वो जो एग्जाम के अंदर आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं करंट अफेयर में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। राजस्थान में एक सीईटी का पेपर होता है, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, ध्यान रखना है। भारत का एकमात्र गिद्ध अभ्यारण्य है। सबसे पहले तो अगर आपको ये पता होगा कि भारत का एकमात्र गिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपको आगे की चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, आप क्वेश्चन को वहीं से कर सकते हो। फिर भी अगर आपको पता नहीं है तो करंट की दृष्टि से आगे क्या लिखा है, जहां पर हाल ही में एक भारतीय लंबी चोंच वाला गिद्ध अपने बच्चे के साथ देखा गया था, एक गिद्ध देखा गया था अपने बच्चे के साथ। तो कर्नाटक का एक अभ्यारण्य है रामदेवरा बेटा, क्या है? रामदेवरा बेटा गिद्ध अभ्यारण्य, कर्नाटक में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पड़ता है, भरतपुर के अंदर, ये आपको अच्छे से पता है। पन्ना मध्य प्रदेश में पड़ता है। नल सरोवर गिद्ध अभ्यारण्य है जो गुजरात में पड़ता है। ये आप इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखो आप, तो बस बाकी छोड़ो। रामदेवरा बेटा गिद्ध अभ्यारण्य कर्नाटक में। वैसे रामदेवरा कहाँ है? राजस्थान के अंदर है, जहाँ पंचवीर जो रामदेव जी उनका मंदिर बना हुआ है, डालीबाई की समाधि बनी हुई है, वो सब आप जानते हो। लेकिन ये रामदेवरा बेटा गिद्ध अभ्यारण्य है जो कि कर्नाटक के अंदर है। तो एक चीज तो ये ध्यान रखना, आपसे सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है, रामदेवरा बेटा गिद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो कर्नाटक के अंदर है। अभी हाल फिलहाल ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक भारतीय लंबी चोंच वाला गिद्ध अपने बच्चों के साथ देखा गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये भारत का एकमात्र गिद्ध अभ्यारण्य है। एक्चुअल के अंदर गिद्ध कैसा होता है? हल्के भूरे रंग, उसका हल्का भूरा रंग होता है उसका, ठीक है, और आधे गंजे सिर वाला होता है। सिर है वो गंजा होता है, बड़ा कोई इसका ज्यादा बड़ा आकार नहीं होता, ज्यादा छोटा भी नहीं होता, मध्यम आकार का होता है। चोंच गिद्ध की लंबी होती है, पंख उसके चौड़े होते हैं। ये क्या है, मैं गिद्ध की विशेषता बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप सब जानते हो, कोई अमेरिका से आप मेरी क्लास नहीं देख रहे हो, ठीक है, गिद्ध जानते हो ना, हाँ। तो बस ये इंपॉर्टेंट रूप से भारत के मध्य के क्षेत्र में और जो दक्षिण का भारत है वहां पर पाया जाने वाला पक्षी है। चट्टाने और जो खुले परिदृश्य होते हैं, चट्टानों के अंदर ही ज्यादा पाया जाता है।
रामदेवर बेटा गिद्ध अभ्यारण्य है, कर्नाटक के अंदर है, वहां पर एक भारतीय लंबी चोंच वाला गिद्ध अपने बच्चे के साथ देखा गया था, और ये भारत का एकमात्र गिद्ध अभ्यारण्य भी है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको थोड़ा सीरियस होकर पढ़ लेना, फिर आप मुझे मत बोलना। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले व्यापक नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण के अनुसार देश में कितनी नदी डॉल्फिन की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया है। कल एक्चुअल के अंदर ये मोदी जी ने खुद ने रिपोर्ट दी थी, इसलिए मैं आपको करंट में पढ़ा रहा हूँ, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी मोदी जी ने प्रस्तुत किया तो इंपॉर्टेंट हो ही गई है। तो भारत ने अपना पहला व्यापक रूप से नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण है वो पूरा किया है, जिसमें भारत की नदियों के अंदर अनुमान लगाया गया कि 6,327 नदी डॉल्फिन है। कितनी? 6,327। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है, ठीक है। सबसे ज्यादा नदी डॉल्फिन किस राज्य में है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। असम के अंदर टॉप पर, असम में सबसे ज्यादा नदी डॉल्फिन है। एग्जैक्ट आंकड़े अगर बता दो तो सर और मजा आ जाए, तो एग्जैक्ट आंकड़ा लिख लो, 635 डॉल्फिन देखी गई। कितनी? 635 डॉल्फिन दर्ज की गई थी। असम की 5 नदियों के अंदर 635 नदी डॉल्फिन दर्ज की गई थी, और अनुमान लगाया गया है कि भारत में 6,327 नदी डॉल्फिन है। अच्छा, ये रिपोर्ट कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक के दौरान जारी की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, इस बार जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक है वो कहाँ पर हुई है? जूनागढ़ के अंदर है। जूनागढ़ गुजरात के अंदर है, और मोदी जी ने ये रिपोर्ट वहां पर रखी है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत के पहले व्यापक नदी सर्वेक्षण में हमने अनुमान लगाया है कि भारत में 6,327 नदी डॉल्फिन उपस्थित है। उसमें से असम की 5 नदियों के अंदर 635 डॉल्फिन हमने दर्ज किए, जो कि किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा है, ठीक है। असम में नदी डॉल्फिन को किस नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जब मैंने सर्च किया तो मेरे को पता लगा वहां पर इसको डॉल्फिन नहीं बोला जाता है। असम में जो नदी डॉल्फिन होती है उसको ख्यू के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ख्यू। तो जब असम वालों को कहा गया कि आपके यहाँ पर 635 नदी डॉल्फिन है, बोला हमारे यहाँ पर 635 नदी डॉल्फिन नहीं है, हमारे यहाँ पर 635 ख्यू है। क्या है? ख्यू है। ख्यू आपको ध्यान रखना है, जो खा जाए ख्यू, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। असम में 635, असम में ख्यू बोलते हैं, और पूरे भारत में जो नदी तंत्र है उसमें 6,327 नदी डॉल्फिन का अनुमान लगाया गया है। और ये कहाँ पर अनुमान, ये रिपोर्ट कहाँ पर आई है? तो जो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उन्होंने गुजरात के जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक के दौरान ये रिपोर्ट जारी की है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस शहर में पहला छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर स्थापित किया गया है? भाई, जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे मराठा साम्राज्य के, उनके पहले मंदिर की स्थापना हुई है, और कहां पर हुई है? भिवंडी के अंदर हुई है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। भिवंडी कहां पड़ता है? भिवंडी पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर। कहां? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। ये आप जानते होंगे, मुझे जहां तक पता है देवेंद्र जी को। ठीक है, जो देवेंद्र फडणवीस है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने सोमवार को मराठा राजा की जयंती मनाते हैं अपन, मराठा राजा की जयंती मनाई सोमवार को। वहां पर जो महाराष्ट्र राज्य है उसका जो ठाणा जिला है, ठाणे, ठाणे आप सुनते हैं ना, जैसे ज्यादातर एक्टर्स वगैरह उस थाने के अंडर में जाते हैं, तो थाने के अंदर, ये हुआ ठाणे के अंदर, ठाणे जिले के भिवाड़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भिवाड़ी में छत्रपति महाराज का जो ये मंदिर लगाया है उसके अंदर अलग अलग प्रकार की बहुत ही शानदार शानदार मूर्तियां लगाई गई हैं। 42 फुट का एक हॉल बनाया गया है, उस पर गोलाकार बुर्ज बनाया गया है। तो ये किले की विशिष्ट आकृति में इस मंदिर को बनाया गया है, और शिवाजी महाराज का पहला मंदिर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे उस मंदिर के अंदर, और भिवंडी के अंदर ये मंदिर बना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और मराठा साम्राज्य की जयंती पर इसको बनाया गया है। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट में पानी पी लेता हूं, आप जब तक क्वेश्चन पढ़िए।
क्या भाई अगला क्वेश्चन, प्रसार भारती ने हाल ही में कौन सा प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार जीता है? प्रसार भारती इन्होंने एक पुरस्कार जीता है, खेल के क्षेत्र में जीता है। ये मैंने हिंट आपको पहले से ही दे दिया, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कौन सा? हॉकी इंडिया जमनलाल शर्मा पुरस्कार 2024 इन्होंने जीता है। अब यहाँ पर जमनालाल शर्मा मत समझना, या जमनालाल बजाज मत समझना, या भजनलाल शर्मा मत समझना, ये मैंने एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा है, ये एकदम सही है। हॉकी इंडिया जमनलाल शर्मा पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? प्रसार भारती को। कोई भी पुरस्कार दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो प्रसार भारती को ये जो 7वें क्रम के हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार हुए थे, उसमें हॉकी को देश भर में बढ़ावा देने के लिए और प्रसारित करने के लिए हॉकी इंडिया जमनलाल शर्मा पुरस्कार मिला था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्यों दिया गया प्रसार भारती को? क्योंकि 7वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारों में हॉकी को देश के अंदर बढ़ावा देने, देश में प्रसारित करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, इंडिया जमनलाल शर्मा पुरस्कार। इसके अलावा और क्या इस कार्यक्रम के अंदर हुआ था? जो भाई 7वें क्रम के हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार दिए गए थे वो सारे बताओ ना सर, फिर एक क्वेश्चन क्यों बता रहे हो? सारे बता देता हूँ। 1975 के अंदर विश्व कप जीता था भारत। कब जीता था? 1975 के अंदर हॉकी में विश्व कप जीता था भारत, ये आपको बताया, ठीक है। उस टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं, जिन जिन खिलाड़ियों ने उस टीम के हिस्सा थे, उनको मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए, जिसके अंदर 50 लाख रुपए नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 1975 के अंदर जो विश्व कप विजेता टीम थी भारत की हॉकी की, उसमें जितने भी खिलाड़ी थे सबको क्या दिया गया? मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, और साथ में 50 लाख रुपए नगद पुरस्कार राशि दी गई। सविता पूनिया और हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत कौर नहीं, जो मुंबई इंडियंस की कप्तान है, वो कल मैंने पढ़ाया था, वो नहीं, सविता पूनिया और हरमनप्रीत सिंह की बात कर रहा हूं। उनको प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। 2024 का प्लेयर ऑफ द हॉकी के अंदर प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? सविता पूनिया और हरमनप्रीत सिंह। इसके अलावा तमिलनाडु की जो हॉकी की टीम है, उसको तमिलनाडु हॉकी टीम को यूनिट के अंदर सर्वश्रेष्ठ सदस्य यूनिट का पुरस्कार दिया गया। यानी एज ए यूनिट किस टीम ने प्रभावित किया है भारत के अंदर 2024 के अंदर, तो वो थी तमिलनाडु की हॉकी यूनिट। इसके अलावा सविता पूनिया और हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। सविता पूनिया और हरमनप्रीत सिंह, तमिलनाडु की टीम को आपको याद रखना है। 1975 के अंदर जो भारत की विश्व विजेता हॉकी टीम थी, उसको कौन सा अवार्ड दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, जिसके अंदर उनको अलग से 50 लाख रुपए नगद पुरस्कार के रूप में भी दिए गए। प्रसार भारती को क्या दिया गया? तो देश भर के अंदर हॉकी को बढ़ावा देने के लिए, हॉकी को प्रसारित करने के लिए उनको जमनलाल शर्मा पुरस्कार दिया गया है। और ये सब पुरस्कार किस में दिए गए हैं? 7वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारों की श्रेणी में ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये था भाई 19 मार्च 2025 का इंडिया का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा। अच्छे अच्छे कमेंट करना है, जिससे दिल एकदम खुश हो जाए, एकदम दिल गदगद हो जाए, ठीक है। बाकी पीडीएफ कैसे मिलेगी? ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है, सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अलग से आपको पीडीएफ का कोई भी चार्ज नहीं देना है। एक बार मैसेज करना है, फिर आपको रेगुलरली हमारी टीम सेंड करती रहेगी। तो ये नंबर आप जरूर सेव कर लेना, 9887809083। कॉल कर देना या तो, या व्हाट्सअप मैसेज कर देना, सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ आपको रेगुलर मिलती रहेगी। इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट है www.infusionnotes.com। यहाँ पर क्या मिलता है? आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सबसे पहले आपको गूगल पे जाके इस वेबसाइट को सर्च करना है। उसके बाद में हमारी वेबसाइट पे जाके उस एग्जाम को सर्च करना। उस एग्जाम के बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स आपके सामने आएंगे, जहाँ से आप उनकी सैंपल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप घर पे मंगवाना चाहते हो तो नोट्स को घर पे ऑर्डर कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है, फ्री डिलीवरी है, घर पे पहुंच जाएंगे तब आप उसके पैसे दे सकते हो, ठीक है। बहुत ही शानदार नोट्स है भाई। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए हुए नोट्स हैं। इसमें शॉर्ट ट्रिक्स, टू द पॉइंट, डायग्राम, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई मिल जाएगी। तो आप नोट्स जरूर ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा ये क्या है? ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है infusion/notes के नाम से, इसको भी आपको फॉलो करना है। बाय द वे किसी दिन अगर आप क्लास नहीं ले पाते हो तो इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि डेली की डेली
करंट अफेयर की जो अपनी क्लास होती है उसकी समरी डालता हूँ। किसी दिन क्लास नहीं देख पाते हो तो यहाँ से जाके इंस्टाग्राम पोस्ट को देख लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम तो पूरे दिन चलाते ही हो, तो इसको जरूर फॉलो कर लेना। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, पीडीएफ को अच्छे से पढ़ो। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।